हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के डेफिनेशन की बात करेंगे। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड के डेफिनेशन को समझने के लिए पहले हमें डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनके क्रिस्टल लैटिस के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, तो पहले हम इनके थोड़ा सा क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर को देखते हैं। यदि हम लोग क्या करें कि डी ब्लॉक के मेटल्स के क्रिस्टल लैटिस को देखें तो हमें ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है कि इनके मेटल्स जो होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनके बीच बीच में ये छोटे छोटे से गैप्स बन जाते हैं। ये छोटे छोटे से क्या बन जाते हैं? गैप्स बन जाते हैं। इन गैप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन गैप्स को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस या फिर वॉइड्स और या फिर इंटरसाइट्स। ठीक है, तीन अलग अलग नामों से ये गैप्स जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपके डी ब्लॉक के मेटल्स के क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर। अब आते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कैसे बनते हैं और इसे कैसे डिफाइन किया जाए, है ना। तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आपका ये जो दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये जो आपको क्रिस्टल लैटिस दिखाई पड़ रहा है, ये आपका क्रिस्टल लैटिस किसका है? टाइटेनियम का है। यानी कि ये सारे टाइटेनियम के मेटल्स कुछ इस तरह से अरेंज हैं और इनके बीच में ये खाली गैप्स यहाँ पर आकर के बन गए हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा हो जाए कि इन सारे गैप्स में कोई छोटे छोटे से एटम्स, छोटे साइज के एटम्स लाइक कार्बन हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया या फिर बोरॉन, कोई भी छोटे साइज का एटम्स इनमें से कोई भी आकर के इस खाली जगह पर फिट हो जाए या फिर ट्रैप हो जाए तो उससे जो एक नया कंपाउंड बन जाएगा उसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या है? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और कैसे फॉर्म होता है ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। क्या है? बहुत ही सिंपल सी चीज है कि डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनके क्रिस्टल लैटिस में ये जो वॉइड्स पाए जाते हैं, अगर उन सारे वॉइड्स में स्मॉलर साइज के एटम्स आकर के ट्रैप हो जाएं तो उनके ट्रैप हो जाने से जो न्यू कंपाउंड बन गया है वही आपका क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स है आपका, देखिए टाइटेनियम कार्बाइड, मैग्नीज नाइट्राइड, आयरन हाइड्राइड, वैनेडियम हाइड्राइड और टाइटेनियम हाइड्राइड। फॉर्मूला देखकर क्या पता चल रहा है? फॉर्मूला देख के अगर हम टाइटेनियम कार्बाइड की बात करें तो क्या पता चल रहा है कि क्या है? यहाँ पे टाइटेनियम के मेटल्स हैं और उसकी जगह पर और उसके बीच बीच में वॉइड्स में क्या आकर के फिट हो गया है? कार्बन फिट हो गया है ना। इसकी अगर हम बात करें तो ये कैसे बना होगा? मैंगनीज के एटम्स हैं, मैंगनीज के क्रिस्टल लैटिस में उसके एटम्स हैं, कुछ इस तरह से अरेंज है और उस पे जो बीच बीच पे खाली जगह है जो वॉइड्स है वहां पे आके नाइट्रोजन फिट हो गया, तो उससे क्या बन गया? मैंगनीज नाइट्राइड। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। तो पॉइंट नंबर 1 में हमने डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया है। अब आ जाते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो पॉइंट नंबर 2 में समझिएगा, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं? जनरली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का क्या मतलब है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक टर्म से क्या लेना देना है, इस चीज को समझिए। देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है कि ये जो आपके एटम्स हैं, जैसे आपका मान लीजिए टाइटेनियम कार्बाइड ही है या फिर आपका मैग्नीज नाइट्राइड ही है, अगर हम इनको देखें, इनके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के फॉर्मूले को देखें तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जिस भी एटम्स से मिलकर के बना है उन एटम्स का कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि टाइटेनियम कितना रहेगा और कार्बन कितना रहेगा, उनका रेशियो कितना रहेगा। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। अगर रेशियो फिक्स हो, जिस भी एटम्स से मिलकर के आपका कंपाउंड बना है, अगर उसका रेशियो फिक्स होता है तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। लेकिन आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। मतलब इनका ये जिस भी एटम्स से मिलकर के बने हैं उनका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता। यहाँ पे जैसे आपका ये आयरन हाइड्राइड है, ठीक है, Fe3H है, तो इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इतने आयरन पर इतना हाइड्रोजन होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बस जस्ट रैंडमली क्या है, आपके आयरन के एटम्स हैं और वॉइड्स में आकर के हाइड्रोजन जो है रैंडमली कहीं भी किसी भी अमाउंट में किसी भी रेशियो में आकर के फिट हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या होते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। चलिए
पॉइंट नंबर 3 में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में मेटल के बीच और जो आपके ये स्मॉलर साइज के एटम्स आकर के उसमें फिट हुए हैं उनके बीच कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, कोई भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। यहाँ पे किसी तरह की कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। जस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, जस्ट आकर के एटम ट्रैप हो गया। जैसे अगर हम लोग टाइटेनियम कार्बाइड के ही एग्जांपल को ले लें और हम ये मान लें कि ये सारे टाइटेनियम के एटम्स हैं, अरेंज है, और कार्बन यहाँ पे कहीं कहीं पे आकर के फिट बैठ गया है। तो जस्ट फिट बैठा है, कार्बन टाइटेनियम के साथ किसी तरह का कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। ओके, तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ फिट हुआ है, कोई बॉन्ड नहीं बना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स से रिलेटेड कुछ उनके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका पॉइंट नंबर ए ये है कि जो आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं। अब सवाल ये है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हार्ड क्यों होते हैं या बहुत ज्यादा हार्ड क्यों होते हैं। तो उसके पीछे देखिए रीजन क्या है। रीजन ये है कि जब ये फ्री फॉर्म में था, मतलब इंटरस्टिशियल कंपाउंड नहीं बना था, जब मेटल अकेला था, तो वहां पे क्या थे, वहां पे बीच बीच में खाली जगह था, है ना, यानी कि वॉइड्स था, बीच बीच में खाली जगह था। तो वो थोड़ा सा लचीला था, बहुत ज्यादा लचीला नहीं, थोड़ा सा लचीला था ड्यू टू गैप्स। लेकिन जब उसमें आकर के स्मॉलर साइज के एटम्स गैप्स में फिट हो गए, वॉइड्स में फिट हो गए, तो अब इसमें क्या हो गया, इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं बचा, है ना, ये और ज्यादा सॉलिडिफाई हो गया। अब और ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि जो आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट इनके करेस्पॉन्डिंग मेटल के कंपेयर में ज्यादा होता है। इस बात का क्या मतलब, इस बात का ये मतलब है कि मान लीजिए हम क्या करें, टाइटेनियम के मेल्टिंग पॉइंट को चेक करें और टाइटेनियम कार्बाइड के मेल्टिंग पॉइंट को चेक करें। दोनों के मेल्टिंग पॉइंट को अगर हम चेक करें तो हम ये पाएंगे कि जो टाइटेनियम कार्बाइड का मेल्टिंग पॉइंट है वो प्योर टाइटेनियम के कंपेयर में ज्यादा है, प्योर टाइटेनियम के कंपेयर में इसका ज्यादा होगा। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होगा, क्यों इसका ज्यादा होगा इसके कंपेयर में। ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि क्या हुआ है कि वॉइड्स में जगह जगह आकर के कार्बन फिट हो गया है। जब वॉइड्स में जगह जगह कार्बन आकर के फिट हो गया तो ये और ज्यादा सॉलिडिफाई हो गया है, और ज्यादा सॉलिडिफाई हो गया है तो अब इसे मेल्ट करने के लिए और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मतलब और ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है ये इसके करेस्पॉन्डिंग मेटल के कंपेयर में ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी इनके प्योर मेटल के इक्वल होते हैं। अब इस पॉइंट को समझिए, इसमें देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। बात ये है कि अगर हम लोग टाइटेनियम में कंडक्टिविटी को चेक करें और टाइटेनियम कार्बाइड में भी कंडक्टिविटी को चेक करें, ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, दोनों में इक्वल दिखाई पड़ता है। अब सवाल ये है कि कंडक्टिविटी इक्वल क्यों होती है ना, इसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन ये होता है कि चूंकि यहाँ पे कार्बन आ तो गया है लेकिन कार्बन सिर्फ और सिर्फ वॉइड्स में फिट हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ वॉइड्स में फिट हुआ है। इसका टाइटेनियम के साथ कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बना है। अब जब इसका टाइटेनियम के साथ कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बना है तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके प्योर टाइटेनियम में होंगे उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके टाइटेनियम कार्बाइड में भी होंगे। मतलब टाइटेनियम जब प्योर फॉर्म में था उसके डी सबसेल में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले थे वो टाइटेनियम कार्बाइड बनने के बाद भी हैं। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब भी इक्वल है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी उतना ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी इक्वल रहेगा। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इक्वल रहेगा तो कंडक्टिविटी भी इक्वल रहेगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ये है कि जो आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब ये कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसका मेंटेन है, जैसे टाइटेनियम को ही ले लें, टाइटेनियम प्योर मेटल से जब इंटरस्टिशियल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके डी सबसेल में तो इक्वल ही है, इलेक्ट्रॉन में तो कोई चेंजिंग नहीं आई, तो ये केमिकली इनर्ट कैसे हो गया।
जब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो ये रिएक्शन कर सकता था किसी न किसी से, है ना, बॉन्ड बॉन्ड बना सकता था, नया कंपाउंड बना सकता था। फिर ये केमिकली इनर्ट कैसे हो गया? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स केमिकली इनर्ट क्यों होते हैं? तो उसके पीछे देखिए रीजन ये होता है, इलेक्ट्रॉन तो है इसमें, नो डाउट, इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं जितने रहने चाहिए। मतलब जब इंटरस्टिशियल कंपाउंड नहीं बना था, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले थे उतने अभी है, लेकिन उसके बाद भी ये केमिकली इनर्ट होता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर है, मतलब ठीक है अपने एटम में मूवमेंट कर रहे हैं, या थोड़े बहुत अगल बगल के एटम्स में भी उनका मूवमेंट हो रहा है, मतलब अंदर ही अंदर एटम्स में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि कार्बन की जगह जगह बैठ जाने की वजह से बहुत ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे नहीं आ पाता, सरफेस पे कोई एक्टिव साइट्स नहीं बन पाते, मतलब उतने अच्छे एक्टिव साइट्स उसके सरफेस पे नहीं बन पाएंगे कि वो क्या करे कि ये कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना पाए। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं ये केमिकली इनर्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।